हम लोग अब थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ेंगे। थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक पढ़ने के लिए एलसी ऑसिलेशन पढ़ना ज़रूरी है। इनिशियली कैपेसिटर V0 वोल्टेज से चार्ज था, t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया गया, तो यहाँ पे करंट का ट्रांजिएंट कैसा होगा, करंट का वेव फॉर्म और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का वेव फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज और करंट रेफरेंस इंडिकेट कर दिया। कैपेसिटर का करंट रेफरेंस पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया है, तो हम लिखेंगे IC इक्वल टू सी DVC बाई DT। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव लेंगे इसके करंट का रेफरेंस, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे भी करंट का रेफरेंस पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो VL इक्वल टू हो जाएगा LDI ओवर DT। अब तुम इसमें KVL लगा दो। KVL लगाने पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो VC का गेन, और यहाँ से यहाँ आओगे तो VL का ड्रॉप हो जाएगा, तो VC माइनस VL इक्वल टू 0, VC इक्वल टू VL आ जाएगा। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, DVC बाई DT इक्वल टू DVL बाई DT, ये भी लिख सकते हैं। अब DVC बाई DT इक्वल टू क्या होगा, IC बाई C इक्वल टू, यहाँ पे DVL बाई DT है, D बाई DT ऑफ VL को हम लिखेंगे LDI ओवर DT। DIL ओवर DT लिखेंगे ना, IC बाई C इक्वल टू L D2 बाई DT स्क्वायर। यहाँ पे IC है, यहाँ पे IL है, दो अननोन है और एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब IC और IL में क्या रिलेशन है, IC इक्वल टू माइनस IL है, इस यहाँ पे तो माइनस IL पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस IL, LC को इस साइड ले आओ, इक्वल टू D2IL बाई DT स्क्वायर। यह आ जाएगा D2IL बाई DT स्क्वायर प्लस 1 बाई LC IL इक्वल टू 0। यह आ जाएगा D स्क्वायर प्लस 1 बाई LC इक्वल टू 0। D इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस J 1 बाई रूट LC। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, तो IL इक्वल टू आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा।
इसमें C1 C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिस टाइम पे स्विच को क्लोज करोगे उस टाइम पे करंट क्या होगा? इसमें 0 होगा। 0 इक्वल टू, इसको 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा और C2 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो IL इक्वल टू आ जाएगा C1 साइन 1/√LC इंटू T। और C1 की वैल्यू कैसे आएगी? अच्छा अब IL इक्वल टू अगर इतना है तो IC इक्वल टू क्या होगा? IC इक्वल टू आ जाएगा माइनस IL माइनस C1 साइन 1/√LC इंटू T। अगर IC इतना है या फिर सीधे IL से ही करते हैं, IL इक्वल टू C1 साइन VL इक्वल टू क्या होगा? L di/dt। तो L C1 इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे 1 C1 ये कांस्टेंट है और C कैपेसिटेंस है, इंटू T। VL इक्वल टू C1 √L/C cos 1/√LC इंटू T आ जाएगा, है ना? अब जिस टाइम पे स्विच को क्लोज किया गया है ना, ये रेफरेंस है। जिस टाइम पे स्विच को क्लोज किया गया उस टाइम पे करंट क्या होगा? इसमें 0, है ना? या फिर करंट 0 है मतलब करंट फाइनाइट है ना? 0 सबसे अच्छी फाइनाइट वैल्यू है। अगर करंट फाइनाइट होता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होता है ना इंस्टेंटेनियसली, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इतना ही रहेगा। अगर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इतना रहेगा तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज भी V0 ही रहेगा ना। तो T इक्वल टू 0 पे इसमें हम इनिशियल कंडीशन लगा सकते हैं VL के लिए। T इक्वल टू 0 पे VL इक्वल टू कितना है? V0। V0 इक्वल टू C1 √L/C आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से हम लिखेंगे इंडक्टर वोल्टेज का ग्राफ क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू V0 पुट कर दो तो ये आ जाएगा V0 cos 1/, है ना? और यही VC भी हो जाएगा, VC इक्वल टू VL है और IL इक्वल टू क्या आएगा? C1 की जगह पे V0/√L/C आएगा, V0 डिवाइडेड बाई √L/C cos 1/√LC इंटू T। यहाँ पे साइन है, ठीक है? मैंने कल बताया था कंट्रोल सिस्टम में L/C की यूनिट क्या होती है? L/C की यूनिट ओम स्क्वायर होती है। रूट ले लोगे तो ओम आएगा, मतलब ये इम्पिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे भी अगर ये करंट का इक्वेशन है तो इसकी यूनिट करंट आनी चाहिए, वोल्टेज डिवाइडेड बाई ओम। इसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं LC ऑसिलेशन का। कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं इसको? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ट्रांसमिशन लाइन में बोलते हैं इसको, नहीं ट्रांसमिशन लाइन में सर्ज इम्पिडेंस बोलते हैं, यहाँ पे इसको कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस बोलेंगे। V0 डिवाइडेड बाई ZC साइन, और √LC की यूनिट क्या आएगी?
तुमने इस तरह से एक क्वेश्चन पढ़ा होगा ना, e टू पावर माइनस t बाई टो, इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़ा है। e का पावर क्या आना चाहिए, हमेशा एक कांस्टेंट आना चाहिए, तो टॉ की यूनिट हमेशा सेकेंड होती है। अब टॉ इक्वल टू तुम क्या जानते हो, L बाई आर, और टॉ इक्वल टू आर सी भी जानते हो, तो L बाई आर और आर सी दोनों की यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी। दिस इज इक्वल टू सेकेंड, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो L बाई आर इंटू आर सी इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आर से आर कैंसिल, तो एल सी की यूनिट आ जाएगी सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो रूट एल सी की यूनिट सेकेंड, फिर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आएगा, ये एंगल दे देगा तुम्हारे को, रेडियन दे देगा, साइन का एंगल, ठीक है। तो इसकी यूनिट जो आएगी ना, ये अभी पर सेकेंड आ रही है, इसको रेडियन पर सेकेंड आती है। इसको रेडियन पर सेकेंड क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर जेड नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, साइन ओमेगा नॉट इंटू टी। इस तरह वी एल को भी लिखेंगे हम वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट इंटू टी। वोल्टेज का ग्राफ कैसा आ जाएगा, वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है। ये ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, एक टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, ठीक है। 1 बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी है, तो 1 बाई ओमेगा नॉट इक्वल टू रूट एल सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट एल सी। करंट का वेव फॉर्म कैसा है, वी नॉट बाई जेड नॉट को हम आई नॉट लिख सकते हैं, है ना, आई नॉट या आई एम साइन ओमेगा नॉट टी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, इंडक्टर करंट का या कैपेसिटर करंट का है, इंडक्टर करंट का। कैपेसिटर करंट इसका नेगेटिव हो जाएगा, है ना, इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग। आईसी नीचे और आईएल उस डायरेक्शन में, ये आईएल का है, और ये वी एल इक्वल टू वी सी, ये माइनस आई सी हो, ठीक है। मैंने जब हाफ कंट्रोल कन्वर्टर पढ़ा रहा था तो मैंने डायोड लगा करके लोड में प्योरली इंडक्टर लगाया था ना, और वहाँ पे इंडक्टर करंट कैसे पता लगाया था हमने, एरिया के थ्रू पता लगाया था ना, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पे भी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ये इंडक्टर का करंट है और ये इंडक्टर वोल्टेज दिया हुआ है ना, जी आई एल ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टर करंट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस। तो आई एल इक्वल टू क्या होगा, किसी एक ड्यूरेशन में इंटीग्रेशन 1 बाई एल वी एल डी टी, है ना।
किसी भी ड्यूरेशन में। जैसे इस ड्यूरेशन से लेकर के हम बात करें, है ना, आई एल इक्वल टू किस पे डिपेंड करेगा, वी एल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एल ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया बनाएगा, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक कितना पॉजिटिव एरिया बना रहा है। जैसे तुम अगर टाइम एक्सिस पे यहां से यहां तक मूव करो, तुम्हारे को पॉजिटिव एरिया मिलेगा, है ना। तो यहां से यहां तक करंट की वैल्यू राइज करेगी, ठीक है। इंक्रीज इन करंट कितना हो गया, इतना हो गया इंक्रीज इन करंट। इतना इंटरवल फिर से आगे बढ़ो, अब तुम्हारे को ये एरिया मिल रहा है, लेकिन पहले वाले एरिया और दूसरे वाले एरिया को कंपेयर करो, दूसरा एरिया कम है ना। तो अब जो इंक्रीज होगा वो कम होगा पहले से। तो सेकेंड इंक्रीमेंट कितना हुआ है, इतना हुआ सेकेंड इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट से कम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंटरवल में एरिया और भी कम है, तो नेक्स्ट इंटरवल में इंक्रीमेंट और भी कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जब तक वी एल पॉजिटिव एरिया बनाता रहेगा, है ना, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक वी एल पॉजिटिव एरिया बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आई की वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये नेगेटिव एरिया बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से करंट की वैल्यू अब घटनी शुरू होगी, ठीक है। या फिर हम यहाँ से भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ इंडक्टर करंट क्या आ जाएगा, वी एल बाई एल। वी एल जब भी नेगेटिव होगा तो ये स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, मतलब करंट डिक्रीज करेगी। यहाँ तक क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव एरिया टोटल नेगेटिव एरिया के इक्वल आ गया, तो ये 0, ठीक है। तो इस तरह से तुम इक्वेशन पा सकते हो। इनिशियल कंडीशन कुछ भी दिया रहा है इसमें एलसी ऑसिलेशन में, जो इसका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमेशा ओमेगा नॉट आएगी। ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC आ जाएगा। इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अगर इसमें इस सर्किट में हम रेजिस्टेंस ऐड कर दें तो ये जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा नॉट के बराबर नहीं होगी। वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है उसको ओमेगा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आता है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। जैसे इसी में अगर मैं, ये क्वेश्चन हो गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा और एनर्जी को भी डिस्कस कर लेते हैं, या फिर थोड़ा इसके ट्रांजिएंट को और एनालाइज करते हैं। यहाँ पे जो ऑसिलेशन होगा इसको हम कहेंगे सस्टेन्ड ऑसिलेशन होगा, क्योंकि जैसे वीसी का ही एक्सप्रेशन देखो, ये वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ऑसिलेशन हमेशा होता रहेगा, ठीक है। करंट का भी इक्वेशन साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड डीके नहीं कर रहा है, ठीक है। कल कंट्रोल सिस्टम में हमने क्या देखा था कि इक्वेशन किस टाइप का आता है, e टू पावर माइनस टी साइन ओमेगा डी टी, इस तरह का इक्वेशन हमने देखा था ना। कल क्या हुआ था, ये डीके कर रहा होता है ना एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई डैम्पर नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं सर्किट में, तो जो भी इनिशियल एनर्जी है कैपेसिटर और इंडक्टर की, उसको डेसिपेट करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम रेजिस्टेंस लगा दोगे, करंट अगर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, अगर ऑसिलेट भी कर रहा है, करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो, रेजिस्टेंस में तो एनर्जी डेसिपेट होगी, तो ओवरऑल जो स्टोर्ड एनर्जी है कैपेसिटर वो इंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस में डेसिपेट होगी, तो एक टाइम के बाद एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, वो डीके करेगी, तो करंट डीके करने लगेगा, ठीक है। किसी भी टाइम पे जैसे इनिशियल इंडक्टर कैपेसिटर एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर होगी, ठीक है। और एनर्जी डेसिपेट नहीं हो रही है, तो हर टाइम टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, हाफ सी इंटू वी नॉट स्क्वायर। किसी भी टाइम इंडक्टर की एनर्जी कितनी आती है, हाफ एल आई स्क्वायर। और मान लो कैपेसिटर वोल्टेज चेंज हो रहा है, ये हो जाएगा हाफ सी वी सी स्क्वायर, है ना, हाफ एल आई एल स्क्वायर
हाफ एल, आई एल की वैल्यू क्या है इसमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन प्लस हाफ सी वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। आई नॉट की वैल्यू आप वी नॉट बाई जेड नॉट पुट कर दोगे, जहाँ पे जेड नॉट इक्वल टू रूट अंडर एल बाई सी है, हाफ एल वी नॉट स्क्वायर बाई जेड नॉट स्क्वायर ठीक है। जेड नॉट की जगह पे हम रूट अंडर एल बाई सी पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हाफ एल वी नॉट स्क्वायर रूट अंडर एल बाई सी का होल स्क्वायर, ये एल बाई सी हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, एल से एल कैंसिल, 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 सी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये साइन और कॉस 1 आ जाएगा, सी वी नॉट स्क्वायर, तो किसी भी टाइम एनर्जी हाफ सी वी नॉट स्क्वायर होगी। एल इक्वल टू 1 मिली हेनरी मान लो, सी इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड, वी नॉट इक्वल टू इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज 10 वोल्ट था, है ना। तो इसमें आप इसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी ना, ओमेगा नॉट टाइम पीरियड, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसको 100 वोल्ट मान लो, इसको 10 मिली हेनरी कर लो, ये 10 टू पावर -2 आ जाएगा इंटू 10 टू पावर -6, हाँ 10 मिली हेनरी है, तो ये 10 टू पावर 4 रेडियन पर सेकेंड आएगा। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट एल सी या फिर 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, 2 पाई बाई 10 टू पावर 4 सेकेंड, मतलब 0.628 मिली सेकेंड। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी, हाफ इंटू 1 माइक्रो इंटू 10 टू पावर 4, यह आ जाएगा 0.005 जूल, 5 मिली जूल। तो तुम ये कर सकते हो कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे करंट पता लगा लो इंडक्टर में। करंट का इक्वेशन क्या है,
या फिर करंट की इक्वेशन की जरूरत नहीं, वी नॉट पता है तो कैपेसिटर वोल्टेज का इक्वेशन आ जाएगा वी सी इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, वी सी इक्वल टू वी नॉट 100 कॉस ओमेगा नॉट की जगह पे 10⁴ रेडियन पर सेकेंड और टी की जगह पे 1 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा वी सी इक्वल टू 100 कॉस 10⁴ रेडियन। इसको तुम 10⁴ रेडियन है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये रेडियन में आता है, जो भी एंगल आता है, डिग्री में नहीं आता है। तो ये रेडियन में तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, इसको तुम देखो कि ये देखो 2 पाई रेडियन से कॉस पीरियोडिक होता है ना, तो तुम इसको 2 पाई से पहले डिवाइड कर दो, ठीक है। देखो कि कितने इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई रेडियन है ना? मतलब तुम्हारे को 10⁴ रेडियन को n इंटू 2 पाई रेडियन प्लस कुछ रिमाइंडर भी आएगा ना, तो 2 पाई से पहले इसको डिवाइड करो, देखो कितनी बार लग रहा है और कितना रिमाइंडर आ रहा है। 10⁴ को कैलकुलेटर में 2 पाई से डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर सीधे आ जाएगा। अच्छा हाँ, ये फिर तो बहुत आसान है, सीधे 10⁴ रेडियन पुट कर दो इसमें, ओके। तो ये कितनी आ रही है कैपेसिटर वोल्टेज की, माइनस पॉइंट .2, ठीक है। तो माइनस आना कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं है ना, कैपेसिटर वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है तो प्लस वी नॉट से माइनस वी नॉट तक जाएगा, ठीक है। तो यहां से तुम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ई सी है ना एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हाफ सी वी सी स्क्वायर आ जाएगा। टोटल एनर्जी 5 मिली जूल है, तो जो भी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड होगी, तो वो सब्सट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्किट में करंट कितनी देर के बाद मैक्सिमम हो रही है। तो करंट साइनसॉइडल है और करंट 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन जो होता है वो 0 मैक्सिमम, फिर 0 मिनिमम, 0 मैक्सिमम, इस तरह से ऑसिलेट करता है। 0 मैक्सिमम, एक क्वार्टर के बाद, फिर एक क्वार्टर के बाद 0, फिर एक क्वार्टर के बाद मिनिमम, फिर एक क्वार्टर के बाद 0। तो 0 से मैक्सिमम जाने में एक क्वार्टर टाइम लगेगा, टोटल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। टोटल टाइम पीरियड 0.628 मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, पहली बार मैक्सिमम इतना हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक डायोड कनेक्ट कर दिया है, इनिशियल वोल्टेज 100 वोल्ट है, L इक्वल टू 10 मिली हेनरी, C इक्वल टू 1 माइक्रो फैराड, V नॉट इक्वल टू 100 वोल्ट। इसमें भी आपको इसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू बतानी है और कंडक्शन कितने ड्यूरेशन के लिए होगा। कंडक्शन का ड्यूरेशन 0.628 टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम उसका हाफ हो जाएगा ना। देखो अगर डायोड नहीं था, डायोड की जगह पे शॉर्ट करते हम परमानेंट, तो करंट का इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। करंट पॉजिटिव का मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट नेगेटिव का मतलब करंट इस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन इस डायरेक्शन में तो करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक फ्लो करेगा और टोटल हमारा ग्राफ इतना ही बन पाएगा, इसके आगे नहीं बन पाएगा क्योंकि डायोड इसके बाद ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ये टोटल कंडक्शन, ये 1 टाइम पीरियड का हाफ है ना,
क्योंकि करंट 1/2 के बाद नेगेटिव हो जाती है। तो टोटल कंडक्शन का ड्यूरेशन हमने पिछले क्वेश्चन में t इक्वल टू 0.628 मिली सेकेंड कैलकुलेट किया था। यहाँ पे ये ड्यूरेशन 0.314 मिली सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम करंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम करंट तो 1 क्वार्टर के बाद ही आ जाता है ना। तो आई मैक्स इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड नॉट आता है ना, वी नॉट इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल बाई सी। एल बाई सी मुझे लग रहा है ये 10⁴ आ जाएगा, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा। हाँ 1 एम्पियर। और इस इंस्टेंट पे तुम सर्किट बना सकते हो। ये मैंने जो सर्किट बनाई है 0 इंस्टेंट पे बनाया ना। करंट कितना है इस भी 0 इंस्टेंट पे, जिस टाइम पे आप स्विच को क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0 पे मान लिया कि स्विच को क्लोज करते हैं, है ना। t इक्वल टू तुम यहाँ पे t इक्वल टू 0.314 सेकेंड बोले या फिर एंगल डोमेन में बोलना ज़्यादा आसान है, ओमेगा t इक्वल टू हम, है ना, t इक्वल टू इतना है। ओमेगा क्या होगा यहाँ पे 1/√LC। तो मतलब यहाँ इस पॉइंट पे 1/√LC इंटू 0.314 मिली सेकेंड इक्वल टू पाई रेडियन आ जाएगा, ठीक है। है ना, ठीक है। तो यहाँ पे और कैपेसिटर वोल्टेज का ग्राफ कैसा आता है, ये कॉस का आता है ना ग्राफ। तो कॉस 1 क्वार्टर में मैक्सिमम से, कोई भी कॉस या साइन हो, मैक्सिमम से 1 क्वार्टर में 0 हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका वोल्टेज नेगेटिव में V0 हो गया, तो अब सर्किट ऐसा बन जाएगा। पाई के बाद डायोड ओपन हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं प्लस माइनस 100 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे इंडक्टर करंट इक्वल टू 0। इंडक्टर करंट इसके बाद कंटिन्यूअसली 0 रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट है तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0। तो इसका सारा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे होगा, डायोड के क्रॉस होगा। कैपेसिटर के क्रॉस का जितना वो वोल्टेज है वो डायोड के क्रॉस ड्रॉप होगा विद यहाँ से यहाँ, चलो इसके क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं, तो ये 100 वोल्ट पे, तो ये भी, ये डिफरेंस भी 100 वोल्ट हो जाएगा। तो डायोड 100 वोल्ट के साथ रिवर्स वाइज रहेगा। अगर इस डायोड की जगह पे एक थायरिस्टर लगा दो और थायरिस्टर का ट्रिगरिंग एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टोटल कंडक्शन ड्यूरेशन, सेम क्वेश्चन है जो कि डायोड में पूछा था, कंडक्शन का ड्यूरेशन बताना है और करंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और मैक्सिमम करंट वो भी सेम रहेगा, है ना। देखो डायोड को एक बार स्विच ऑन हो गया, इसके ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, वो 1/√LC होगा। इसका टाइम पीरियड भी वही रहेगा, हाफ टाइम पीरियड भी वही रहेगा, है ना। तो थायरिस्टर को अल्फा 60 डिग्री देने का मतलब बस इतना ही है कि इस स्विच को आपने t इक्वल टू 0 पे क्लोज ना करके t इक्वल टू 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, मतलब इसको तुम कभी भी क्लोज करो स्विच को, इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी ना। थोड़ी देर बाद क्लोज किया बस स्विच को, है ना। और थायरिस्टर को स्विच को एक बार क्लोज कर दिया, फिर तो उससे कंडक्शन कंटिन्यू रहता है जब तक कि करंट नेगेटिव डायरेक्शन में ना जाए। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में।
नेक्स्ट केस में अभी भी एलसी सर्किट है, लेकिन अब इनिशियल कंडीशन इंडक्टर के साथ है। इंडक्टर के पास इनिशियल करंट आई नॉट है और उसी टाइम पे इसको सर्किट से सी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो अभी भी ये एल और सी है। देखो मैंने कल कंट्रोल सिस्टम में बताया था एक आरएलसी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। सिस्टम, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें ऑसिलेशन, ओवरशूट, पीक टाइम, राइज टाइम, ये सब कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पता चलता है। जो भी ट्रांसफर फंक्शन होता है ना सिस्टम का, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, वहीं से पता लगता है। तो एक जनरल सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है, एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल प्लस 1/√LC, है ना। वन बाई LC, ठीक है। इस सर्किट में R 0 है ना, ये हम यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 1/LC, ठीक है। तो इस केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/√LC आ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से होता है ना, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा NS स्क्वायर। तो इसका कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब जीटा 0, ओमेगा NS स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा N इक्वल टू 1/√LC और जीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई डैम्पिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, मैंने ये बताया था ना कल, इसको डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन या फिर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं। ये क्या आता है, ओमेगा N इंटू √अंडर जीटा, यहाँ पे 0 है, तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा N ही आ जाएगा। सेटलिंग टाइम क्या बताया था मैंने, या फिर इसका डैम्पिंग फैक्टर क्या था, e टू पावर जीटा ओमेगा NT आता है ना इक्वेशन में। एक यूनिट स्टेप के लिए माइनस जीटा ओमेगा NT डिवाइडेड बाई √अंडर, कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है, और फिर साइन ओमेगा DT प्लस 5। तो यही है ना जो एम्पलीट्यूड को डीके करता है, ठीक है। डीके करने का टाइम कांस्टेंट आता है 1/जीटा ओमेगा N, ठीक है। अगर यहाँ पे जीटा 0 तो टाइम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो सर्किट कभी डीके करेगा ही नहीं, है ना। ये टर्म 0 ही आ जाएगा, तो ये टर्म डीके, ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है, 0 इनपुट सिस्टम है, ठीक है। देखो सिस्टम में जो करंट फ्लो होती है या फिर जो भी ट्रांजिएंट होता है, वो दो, एक तो इनपुट की वजह से भी हो सकता है और इनिशियल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है तो उसको हम इनपुट रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई इनपुट नहीं है ना, कोई इनपुट नहीं है, इनिशियल कंडीशन अगर दिया हुआ है तो उसकी वजह से भी ट्रांजिएंट आएगा सर्किट में, तो उसको हम 0 इनपुट रिस्पॉन्स कहेंगे, ठीक है। 0 स्टेट रिस्पॉन्स और 0 इनपुट रिस्पॉन्स होता है। अगर इनिशियल कंडीशन 0 है तो उसको हम 0 स्टेट रिस्पॉन्स कहेंगे, उसका इनिशियल स्टेट 0 था। तो यहाँ पे हमारे पास कोई इनपुट नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेट है I0, तो ये भी करंट को ड्राइव कर देगा। तो अब तुम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑसिलेशन हो गई, तो करंट का इक्वेशन क्या आ जाएगा। यहाँ पे करंट का इक्वेशन है, मैं तुम्हारे को दो ऑप्शन दे रहा हूँ, I0 cos, ओमेगा तो पता ही है ना आपको, ओमेगा NT या ओमेगा नॉट टी लिख रहा हूँ मैं, I0 साइन, इन दोनों में से कौन सा होगा अगर मैं दो ऑप्शन दूं तो कॉस होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, I0 है, हाँ 1 माइनस साइन होगा क्या, ठीक है। लेकिन इतना ही से हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि I0 इंटू 1 माइनस साइन ओमेगा नॉट टी अगर मैं करूँ, सिर्फ इनिशियल कंडीशन से नहीं कर सकते। यहाँ पे भी t इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, तो इनिशियल करंट तो I0 आ रहा है,
तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे को। लेकिन अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछा जाए, है ना, कितनी देर के लिए ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसके लिए हमारे करंट के एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, हम सीधे एलसी से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट कर लेंगे। करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करो, मतलब मुझे अभी भी नहीं पता ये इतना आता है या इतना आता है, जो भी आता है वो डिराइव करके देखो। कॉस आ रहा है, dVL/dt आ जाएगा। ठीक है, इस वोल्टेज रेफरेंस के अकॉर्डिंग VL = VC आ रहा है, करंट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग IL = -IC आ रहा है। लेकिन हमने IL = -IC क्यों लिया, हम IL = IC भी ले सकते थे ना। IL = IC लेते तो IC का रेफरेंस ऊपर लेना होता, फिर IC का डायरेक्शन इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाता है, तो उस केस में IC = -CdVC/dt लिखते हैं। तो हम प्रीफर करेंगे कि प्लस लिखें और रेफरेंस हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लें। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव लेंगे, भले यहाँ पे IL और IC में जो भी रिलेशन आ जाए। IL = -IC है, यहाँ पे IL है LdIL/dt² -IL/C हो जाएगा, LC d2IL/dt² = d2IL/dt² नहीं प्लस 1/LC IL = 0, तो यहाँ से भी d² प्लस 1/LC = 0 आ रहा है, तो IL का इक्वेशन आ जाएगा C1 cos ω0t प्लस C2 sin ω0t, जहाँ पे ω0 = क्या आएगा 1/√LC। इनिशियली करंट की वैल्यू I0 है ना, t = 0 पे, t = जब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे I0 एट t = 0, या फिर जब भी स्विच को क्लोज किया जाएगा उस टाइम पे IL की जगह I0 = यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये 0, तो C1 = I0 आ जाएगा। हम लिखेंगे IL = C1 cos, नहीं C1 की जगह पे I0 cos t प्लस C2 sin ω0t। अभी C2 भी फाइंड आउट करना है। अब हमारे को ये पता है कि इनिशियली करंट मैक्सिमम है ना, करंट कितनी देर के बाद मिनिमम हो जाए, 0 हो जाएगा। इतना अभी पता है हमारे को कि ये LC ऑसिलेशन अब साइनसॉइडल आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से साइनसॉइडल ही तो है ना। ठीक है, साइनसॉइडल आ रहा है तो हर एक क्वार्टर के बाद क्या होगा, जब भी साइन मैक्सिमम है तो एक क्वार्टर के बाद 0 हो जाएगा। एक क्वार्टर का मतलब एंगल ω0 × t π/2,
जब विथ में ओमेगा नॉट इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करोगे करंट कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो एट ओमेगा नॉट टी इक्वल टू पाई बाई 2 आई इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस C2 ये टर्म 1, तो C2 इक्वल टू आ जाएगा 0। ये थोड़ा सिंपल है। और अगर इस इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर सकते तो जनरलाइज वे में कैसे करेंगे, C2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, IL पता है ना, तो VL इक्वल टू क्या हो जाएगा, LdIL ओवर L इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो I नॉट ओमेगा नॉट माइनस साइन ओमेगा नॉट टी प्लस C2 इन ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी। ये VL की वैल्यू है और इनिशियली VL क्या है, इनिशियली VL VC के इक्वल होगा, है ना। और इनिशियली VC क्या है, क्योंकि इनिशियली देखो इनिशियली कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक फाइनाइट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फाइनाइट करंट कैपेसिटर वोल्टेज को इंस्टेंटेनियसली तो चेंज कर नहीं सकता है, तो इनिशियली इसका वोल्टेज क्या था, 0 था। ट्रांजिएंट लाने से पहले वोल्टेज 0 था, तो ट्रांजिएंट लाने के ठीक बाद भी वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि करंट कोई इम्पल्स करंट नहीं है। कैपेसिटर वोल्टेज को एक करंट का इम्पल्स ही चेंज कर सकता है इंस्टेंटेनियसली। इसी तरह से इंडक्टर के करंट को भी एक वोल्टेज का इम्पल्स इंस्टेंटली चेंज कर सकता है, वोल्टेज की फाइनाइट वैल्यू कभी इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हम t इक्वल टू 0 पे VL इक्वल टू 0 इक्वल टू VC कर देंगे, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो इक्वल टू L, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 1 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा C2 ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट नॉन जीरो है, L नॉन जीरो है, C2 कांस्टेंट जो है ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉन्ग था, ये थोड़ा शॉर्टकट था, और इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो इसको हम पहले एक बार कर लेते हैं, फाइनली इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे IL इक्वल टू आ जाएगा I नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, इंडक्टर करंट, और कैपेसिटर वोल्टेज क्या आ जाएगा, कैपेसिटर वोल्टेज इक्वल टू इंडक्टर वोल्टेज दैट इज इक्वल टू L dIL ओवर dt। L कैपेसिटर वोल्टेज जो भी हम लिख रहे हैं, हम इसे रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, dIL ओवर dt I नॉट ओमेगा नॉट इंटू माइनस साइन ओमेगा नॉट टी, I नॉट इंटू L ओमेगा नॉट की जगह पे 1 बाई रूट LC, माइनस बाहर ले लिया, साइन ओमेगा नॉट टी, आ जाएगा माइनस I नॉट, ये रूट के अंदर L बाई सी वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आ जाएगा, Z नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, जैसे देखो टाइम जस्ट ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो कैपेसिटर वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे भी देखो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग करंट इनिशियली इस डायरेक्शन में, तो इनिशियली कैपेसिटर वोल्टेज को इस प्लेट के साथ पॉजिटिवली चार्ज करेगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज इनिशियली नेगेटिव आएगा शुरू के साइकिल में। इसको हम लिखेंगे माइनस V नॉट साइन ओमेगा नॉट टी।
ये आई एल है और ये इसी इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये VC IL का इंटीग्रेशन नहीं होता है, IC का इंटीग्रेशन होता है। और IC क्या है? नेगेटिव है ना, तो शुरू में नेगेटिव एरिया मिलेगा तो VC शुरू में नेगेटिव होगा। ओके, अब यही इक्वेशन हम पिछले सर्किट से ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटर वोल्टेज का इक्वेशन वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी था। ठीक है, और करंट का इक्वेशन आई नॉट साइन, और वी नॉट और ओमेगा नॉट आई नॉट में जेड नॉट का रिलेशन होगा जेड नॉट से। यहाँ पे जब इनिशियल करंट आई नॉट है तो आई एल इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी, और वी एल इक्वल टू माइनस वी नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। अब अगर इस सर्किट को तुम π/2 एंगल बाद एनालाइज करो, मतलब टाइम पीरियड के 1 क्वार्टर के बाद एनालाइज करो। ठीक है, 1 क्वार्टर के बाद क्या सिचुएशन होगी? अभी इसमें करंट क्या है? 0 है। करंट इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और वोल्टेज यहाँ पे 0 हो जाएगा। आफ्टर π/2 आफ्टर है ना टाइम t नॉट सच दैट ओमेगा नॉट टी नॉट इक्वल टू π/2। है ना, इनिशियल करंट इसमें 0 था, अब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, करंट आई नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस 0। तो ये सर्किट π/2 एंगल के बाद ये सर्किट बन जा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये सर्किट जो है इस सर्किट से π/2 से लैग कर रहा है ना। ठीक है, ये सर्किट π/2 से आगे है। ओके, तो इस सर्किट में अगर आपको इस सर्किट में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन दिया हुआ है और ये सर्किट π/2 आगे है, इसमें अगर वोल्टेज और करंट का इक्वेशन लाना है ना, तो इसके लिए हम VC क्या लिखेंगे? इसको π/2 से एडवांस कर दो, वी नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस π/2, और आई एल इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस π/2। ठीक है, तो ये सेम इक्वेशन आ जाएगा। ओके, फिर से यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन में अगर मैं डायोड लगा दूं, है ना, किसी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इसमें आई नॉट करंट सेटअप किया, जब आई नॉट हो गया तो इस इंडक्टर को हमने इस नए सर्किट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ओपन सर्किट में आई नॉट तो कभी आ ही नहीं सकता ना इंडक्टर में। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट से आई नॉट पहले डेवलप करेंगे, फिर इस सर्किट में वो कैसे किया वो जानने की ज़रूरत नहीं, हम बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे आई नॉट है तो ये सर्किट कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा?
ये 1/4 के लिए कंडक्ट करेगा ना। ओके हम पिछले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। जब कैपेसिटर को इनिशियल वोल्टेज दिया हुआ था, ये V नॉट है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1/√LC, ये पाई के लिए कंडक्ट करेगा, मतलब T/2 के लिए कंडक्ट करेगा, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है 2π√LC, तो ये 2π√LC/2 मतलब π√LC ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करेगा। अब अगर यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मिला दें, स्मॉल रेजिस्टेंस, अब इसका कंडक्शन का ड्यूरेशन पहले वाले ड्यूरेशन से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? कम होगा। पहले कम रेजिस्टेंस मैंने क्यों बोला, लो रेजिस्टेंस? हाँ ओके। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे करंट का इक्वेशन कैसा बनेगा, sin ओमेगा नॉट टी, है ना। और हम कहेंगे कि हाफ टाइम पीरियड होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे डिसाइड करोगे, अगर रेजिस्टेंस नहीं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि जीटा 0 हो जाता है ना। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड नेचुरल फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जब यहाँ पे तुम रेजिस्टेंस मिला दोगे, अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, ओमेगा डी, इसकी वैल्यू क्या आती है, और अब जीटा फाइनाइट है। अब मैंने आर स्मॉल इसलिए कहा है कि सीरीज आरएलसी सर्किट में जीटा इक्वल टू, अगर स्मॉल आर रहेगा तो स्मॉल आर कहने का मतलब ये था कि जीटा की वैल्यू कम है, बहुत कम है ना। स्मॉल आर का मतलब 1 से कम है। L/C की वैल्यू जनरली लार्ज आती है, L मिली हेनरी में होता है और ये माइक्रोफैराड में, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाती है। जीटा मतलब लेस देन 1 है, तो ओमेगा डी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, है ना, मतलब ऑसिलेशन होगा। अगर जीटा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तो ओमेगा टी इमेजिनरी आ जाएगा, तो वहाँ पे ऑसिलेशन नहीं होगा, वो ओवर डैम्प्ड सर्किट हो जाएगा, है ना, ये अंडर डैम्प्ड सर्किट होगा। तो अब यहाँ पे अगर जीटा कुछ भी आ जा रहा है, फाइनाइट है, पहले नॉन जीरो है, तो अब ओमेगा डी की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, ओमेगा डी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो टाइम पीरियड क्या होगा इसके ऑसिलेशन का, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अब बढ़ जाएगा। अब ऑसिलेशन कैसा होगा, करंट राइज करेगा, उसके बाद सेकंड में उतना नहीं करेगा क्योंकि ये अब डीके भी होगा। इसको मैं थोड़ा छोटा करके बना देता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से डीके करेगा, लेकिन अब ड्यूरेशन बढ़ जाएगा इसका क्योंकि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अगर लार्ज रेजिस्टेंस तो स्मॉल रेजिस्टेंस कंडक्ट करेंगे तो ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, इतना पता है। कितना बढ़ेगा तो तुम्हारे को अगर आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो जीटा कैलकुलेट कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, वहाँ से पता लगा लेंगे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये कितनी देर के लिए सर्किट कंडक्ट करेगा मैथमेटिकली, अगर मैं लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ इसमें तो मैथमेटिकली सर्किट कितनी देर के लिए कंडक्ट करेगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ। इनिशियली इसको V नॉट से दिया गया, स्टार्ट करके स्विच को T=0 पे कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे ये इंडक्टर है और ये लार्ज रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी देखो जब कोई रेजिस्टेंस नहीं तो करंट का ये इक्वेशन आ रहा है, जब आप थोड़ा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है और तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, थोड़ा ऐसे होगा ये, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो ये थोड़ा और ऐसे होगा, बट मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ेगा, बस इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एक भी ऑसिलेशन नहीं होगा, ठीक है, ओवर डैम्प्ड सर्किट में कोई ऑसिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे करंट का जो वेवफॉर्म आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से डीके करेगा। तो करंट तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो रही है, डीके कर रही है लेकिन हमेशा पॉजिटिव है। और ये मैथमेटिकली करंट की वैल्यू कब जीरो होगी, इनफाइनाइट टाइम के बाद। तो ये मैथमेटिकली इनफाइनाइट टाइम के लिए कंडक्ट करेगा। और अगर प्रैक्टिकली पता लगाना है तो वो सेटलिंग टाइम से पता लगा सकते हैं, 4 टाइम कांस्टेंट में ये सेटल हो जाएगा। अब अगर एलसी सर्किट है, अभी तक हम जितने भी एलसी सर्किट पढ़े हैं वो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं। एक बार इंडक्टर को इनिशियल कंडीशन, फिर कैपेसिटर को इनिशियल कंडीशन। अगर दोनों के पास कुछ इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल इंडक्टर करंट भी है और इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज भी है, ठीक है, तो उसका कैसा वेव फॉर्म आएगा, इक्वेशन कैसा आएगा। देखो जितनी भी इनिशियल कंडीशन है ना, जैसे तुम अगर मैं ऐसे कहूँ कि कोई रेजिस्टिव सर्किट या कोई भी आरएलसी सर्किट है, उसको तुम दो इनपुट दे दो, तो वहाँ पे तुम सुपरपोजिशन लगा सकते हो। अगर स्विचेस इन्वॉल्व नहीं है तो सर्किट लीनियर होते हैं, है ना, लीनियर सर्किट में आप सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। अगर आप कोई इनपुट नहीं दे रहे, इनिशियल कंडीशन दे रहे हैं, तो वो भी ऐसा इनपुट बिहेव करता है, उसकी वजह से भी एक ट्रांजिएंट आ जाता है। तो अगर दो इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो दोनों इनिशियल कंडीशन की वजह से तुम सेपरेटली ट्रांजिएंट निकालो, ठीक है, और यहाँ पे भी तुम सुपरपोजिशन लगा सकते हो। दोनों की वजह से सेपरेटली पता लगा लो, ठीक है, और फिर दोनों का जो आउटपुट होगा उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो हम ऐसे लेते हैं, प्लस माइनस इनिशियली यहाँ पे V0 है और यहाँ पे I0 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस V0 की वजह से कैपेसिटर वोल्टेज क्या आएगा, इनिशियल कंडीशन कहीं पे भी दिया हो इस सर्किट में, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, वो तो सिर्फ L और C पे डिपेंड करेगी। तो V0 cos ओमेगा नॉट टी यूज़ कर रहे हैं, और इस I0 की वजह से VC क्या आएगा, दिस इज ड्यू टू V0 ओनली। इस I0 की वजह से VC क्या आएगा, माइनस ऑफ I0 Z0, ठीक है। जरूरी नहीं कि I0 Z0 की वैल्यू ये V0 आए, इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज कुछ भी अलग दिया हो सकता है, करंट कुछ भी हो, साइन ओमेगा नॉट टी। टोटल कैपेसिटर दिस इज बिकॉज ऑफ I0 ओनली, इनिशियल करंट। ये I0 Z0 V0 आता है, लेकिन ये V0 और ये V0 अलग होगा, ठीक है। टोटल कैपेसिटर वोल्टेज आ जाएगा V0 cos ओमेगा नॉट टी माइनस I0 Z0 साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। दोनों सेम फ्रीक्वेंसी के साइन और कॉस टर्म में, ठीक है, दोनों को एक ही साइन कॉस साइन टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तुम इसको रूट अंडर V0 स्क्वायर प्लस I0 स्क्वायर Z0 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इसको हम लिखेंगे V0 स्क्वायर प्लस I0 Z0 स्क्वायर इनटू, यहाँ पे ओके मैं पूरा लिखता हूँ, इसको अगर मैं cos फाई मान लूँ तो ये ऑटोमेटिकली sin फाई हो जाएगा, ये आ जाएगा VC इक्वल टू, मतलब इसको आगे डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ये रिजल्ट वैसे भी याद नहीं रखना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप दोनों की वजह से अलग अलग कर लेंगे और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आएंगी तो वो सिंपल होगा, तो आपको इसको याद नहीं रखना, बस ये प्रोसीजर है ना। ये आ जाएगा, आपको बस ये दोनों याद रखना है जो इंडिविजुअली इनिशियल कंडीशन की वजह से साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई, जहाँ पे फाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस फाई साइन फाई पता है। उसी तरह से तुम करंट का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब जीरो स्टेट रिस्पॉन्स पता लगाते हैं। जीरो स्टेट है मतलब इनपुट तो देना पड़ेगा ना, या तो इनपुट दो या फिर स्टेट दो। तो स्टेट जीरो कर देते हैं, आप इनपुट देते हैं।
एलसी ऑसिलेशन का पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज़ है। गेट में जो क्वेश्चन आते हैं जैसे थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक में इसका यूज़ आता है, तो थायरिस्टर कम्यूटेशन टेक्निक में भी एलसी ऑसिलेशन पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इस पे अलग से भी क्वेश्चन आते हैं एलसी ऑसिलेशन पे, ठीक है ना। और वैसे भी एलसी ऑसिलेशन आरएलसी सर्किट का सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक स्पेशल केस है जहाँ पे कोई जीटा इक्वल टू 0 है। VL और पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का रेफरेंस, प्लस माइनस VC पॉजिटिव से नेगेटिव कैपेसिटर करंट का रेफरेंस, और यहाँ पे एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मान लेते हैं V है, इसको V मान लेते हैं, या फिर इसको सोर्स वोल्टेज VS, ये कांस्टेंट है। या फिर इसको हम Vs इक्वल टू 1 वोल्ट के लिए पता लगाते हैं। चूँकि ये लीनियर सर्किट है, जितने टाइम्स आप इनपुट वोल्टेज को बढ़ाओगे आउटपुट भी उतना ही टाइम्स बढ़ जाएगा लीनियर सर्किट में, तो पहले 1 के लिए कर लेते हैं, ठीक है, बाद में इसको V टाइम्स एम्पलीफाई कर देंगे। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इस सर्किट को अगर हम t ग्रेटर देन 0 के लिए एनालाइज करना चाह रहे हैं तो 1 वोल्ट को तुम ut लिख सकते हो, ut को तुम हमेशा 1 नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर t ग्रेटर देन 0 है तब ut को 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम t ग्रेटर देन 0 के लिए एनालाइज करना है हमारे को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ut लगा देते हैं, ठीक है। t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको 1 वोल्ट का गेन मिलेगा, ठीक है। या फिर लाप्लास में ये क्या आ जाएगा 1/s, ठीक है, यहाँ पे VL का ड्रॉप, यहाँ पे VC का ड्रॉप, तो VL प्लस VC इक्वल टू आप 1/s लिख देंगे। IL इक्वल टू IC है ना, तो यहाँ पे तुम इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना। VL को हम लिखेंगे, इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो, DIL ओवर DT इक्वल टू DIC ओवर DT। DIL ओवर DT इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टर करंट इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइडेड बाय इंडक्टेंस। दिस इज इक्वल टू D बाई DT ऑफ IC को लिखेंगे हम C DVC बाई DT। यहाँ से VL बाई L इक्वल टू C D2VC बाई DT स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी 1/LC का टर्म आ रहा है ना, यहाँ पे भी तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका निकालोगे तो ये भी S स्क्वायर प्लस 1/LC इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी सेम होगी। अब तुम यहाँ पे जैसे हम IL और IC को एलिमिनेट करते थे ना, IL इक्वल टू माइनस IC लिख देते थे, यहाँ पे हमारे पास VL और VC के लाप्लास में रिलेशन है, तो यहाँ पे VC इक्वल टू आप 1/s माइनस VL लिख देंगे, तो VL में, या फिर तुम इसका पहले लाप्लास ले लो। देखो अगर तुम टाइम डोमेन में करोगे तो VLT प्लस VCT इक्वल टू 1 वोल्ट आ जाएगा, अगर हम इसको टाइम डोमेन में लिख रहे हैं तो VL बाई L इक्वल टू C, इस VL की जगह पे ही VC लिख देते हैं, 1 माइनस VC बाई L इक्वल टू C D2VC बाई, ठीक है। तो ये VC में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आ गया, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको तुम आगे इस मेथड से प्रोसीड करना, हम लोग कल ही कंट्रोल सिस्टम पढ़े हैं, है ना, और RLC सर्किट में यूनिट स्टेप रिस्पांस हमने निकाला था ना, ठीक है, कल ही RLC सर्किट में हमने, सीरीज RLC सर्किट में
यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स निकालना था। एक सीरीज RLC सर्किट में अगर आप यूनिट रिस्पॉन्स देते हैं तो आउटपुट कहाँ पे लिया जाता है, कैपेसिटर के क्रॉस। YT इक्वल टू क्या होता है, VCT। इसका इक्वेशन क्या आ जाता है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइडेड बाई रूट अंडर साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, वेर फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स जीटा। अब हमारे केस में जीटा इक्वल टू क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल टू π/2। जीटा इक्वल टू 0 है तो ये टोटल टर्म 1 आ जाएगा, जीटा 0 तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम VCT इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 माइनस ये टोटल टर्म 1 है साइन 5 की जगह पे π/2 और ओमेगा डी की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो VCT इक्वल टू 1 माइनस कॉस ओमेगा एन को हम ओमेगा नॉट से लिखते हैं LC ऑसिलेशन में, ये आ जाएगा। आप इस मेथड से, चूंकि 2 बार हम इस मेथड से कर चुके हैं तो इस बार तुम अपने से इसको कर लेना और वेरीफाई करके देखना VCT इक्वल टू इतना आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ये हम t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 वोल्ट के लिए कर रहे हैं। अब t ग्रेटर देन 0 के लिए अगर यहाँ पे DC वोल्टेज सोर्स लगा है VS का, तो VCT इक्वल टू क्या आ जाएगा, VS टाइम्स एम्पलीफाई कर दो VS इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। VCT आ गया तो अब इसमें आप करंट भी पता लगा सकते हैं, IC इक्वल टू DVC बाई C DVC बाई DT, C VS। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस आ जाएगा इस माइनस के लिए, ओमेगा नॉट इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा नॉट टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा VS C ओमेगा नॉट की जगह पे रूट अंडर ये आ जाएगा VS डिवाइडेड बाई रूट अंडर, दिस इज इक्वल टू VS बाई Z0 साइन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें तो उसका भी इक्वेशन आपको पता ही है, वहाँ से आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से अब अगर इनपुट भी हो, इनिशियल कंडीशन भी दिया हो, तो दोनों की वजह से अलग अलग आउटपुट निकालो और फिर बाद में दोनों को ऐड कर दो।